नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर CB यादव, फैकल्टी ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी, यूट्यूब के इस मंच पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यूज़ पर। मेरे अधिकांश ऑडियंस को आप सबको ये जानकारी है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो सभी डिसिप्लिन के सभी विषयों के जो इंटरव्यू प्रोग्राम है वो चला रहे हैं और वो बहुत पॉपुलर भी हुआ। मेरी सोच समझ और आशाओं से बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी रहा वो, क्योंकि वो एक बहुत गहरी अनुभव आधारित प्रोग्राम डिज़ाइन किया। लेकिन कोई नहीं, अभी हम चूँकि अभी पॉलिटिकल साइंस पे मैं चर्चा करने का जो मुख्य उद्देश्य यह है कि एक तो इस विषय का संबंध मेरे से नज़दीकी से इस विषय का संबंध है। दूसरा एक और चीज़ है कि RPSC के अभी जब रिजल्ट आ गए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस प्रोग्राम से भी जुड़ रहे हैं और उनके बीच में इस विषय की तैयारी को लेकर के चूँकि एक बहुत बड़ा वर्ग है, इसी के साथ मध्य प्रदेश PSC का भी है, J&K की में भी रिजल्ट आया हुआ, वहाँ भी इंटरव्यू चल रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के भीतर भी अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, हिमाचल में भी इंटरव्यू चल रहे हैं, बिहार में भी इंटरव्यू चल रहे हैं। लेकिन अभी राजस्थान PSC में RPSC में जब ये रिजल्ट आया उसके बाद से पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट्स का चूँकि मेरे से एक संबंध होता है, तो उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं इस विषय पर आपको एक समझ विकसित करने की कि साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें। इसलिए मैंने इसका विषय भी ऐसे ही रखा है कि एक सहज तैयारी की आधारशिला क्या हो। मैं ये नहीं कह रहा कि एक सटीक रणनीति क्या हो, एक सबसे बेहतर चीज़ क्या हो। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू की तैयारी एक बहुत सहज भाव से की जा सकती है। इसके लिए बहुत आफाधापी करना, बहुत फाफू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये करना ही अपने व्यक्तित्व को क्या कहना होता है, एक तरह से गलत डायमेंशन में ले जाना होता है। तो बहुत धैर्य के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ, सहजता के साथ इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। चूँकि मेरा खुद का राजस्थान यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन मेरा पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसॉफी तीनों से नेट JRF रहा। और जो अध्यापन करवाया मैंने ज़्यादा, जो उसमें पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट था उसकी नेट की हो, चाहे वो व्याख्याता के हो, इस पे मेरे ज़्यादा लेक्चर रहे हैं। और राज व्यवस्था, जिसे मैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो मैं फेवरेट पार्ट लेता हूँ वो भारतीय राज व्यवस्था, इसी पे ज़्यादा रहता है। क्योंकि इस पे एक और चीज़ है दोस्तों, मेरा लगातार लेखन भी रहता है अखबारों के कॉलम और अखबारों के एडिटोरियल पेज पे, तो एक मुद्दों की एक समझ भी मोटी मोटी थोड़ी रहती है। लेकिन मैं भी इन सब चीज़ों में नहीं जाता, मैं आपसे सीधी चर्चा कर रहा हूँ कि आप अगर आप पास कर लिए हो, ये इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए हो, तो पहले तो दो चीज़ें पैदा हो रही है, आपके दो स्थितियाँ हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ से बहुत ऊपर है, कुछ स्टूडेंट फाइनल कट ऑफ जो लोअर कट ऑफ से बहुत ऊपर है या लोअर कट ऑफ के नज़दीक है। देखिए, यहाँ पर एक सवाल ये है ज़रूर कि किसको इस इंटरव्यू की तैयारी गंभीरता से करनी चाहिए। तो इसमें मेरा दो मत है बहुत क्लियरली। पहला मत ये है कि पिछली बार की जो फाइनल कट ऑफ रही है, नहीं है जैसे अब MP में तो पहली बार इंटरव्यू हो रहा है तो वहाँ तो कोई नहीं, लेकिन RPSC वालों के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो पिछली बार की जो फाइनल कट ऑफ रही है, मुझे लगता है उसके नज़दीक ही, उसके आसपास ही इस बार भी कट ऑफ रहेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो उन कट ऑफ से अगर आपका 20 नंबर का 25 नंबर का गैप है, तब तो आप सीरियसली तैयारी करो, क्योंकि विशेषकर रिजर्वेशन कैटेगरी में ये जिग-जैग होता है, पता नहीं कहाँ जाके नीचे रुकती है, इसका कोई अनुमान नहीं लगता। और जिनकी मान लीजिए कि जो बहुत नीचे हैं, नहीं, जैसे मान लीजिए किसी के 80 किसी के 85 मार्क्स है, 90 मार्क्स है और उनका गैप काफ़ी ज़्यादा लगता है, नहीं है, और वो अगर जनरल कैटेगरी में भी है तो क्या किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मेरी आपको एडवाइस ये है कि आपको चूँकि नई वैकेंसी भी आ गई असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो ऐसे विद्यार्थियों को दोनों चीज़ें, नई वैकेंसी पे भी फोकस करना चाहिए साथ साथ में, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी कोई अलग से नहीं है कि कोई बहुत कुछ अलग से, थोड़ा सा प्रैक्टिस ही तो है, अगली बार भी करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि उन्हें इंटरव्यू की तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस है। इसलिए उन्हें भी, उन विद्यार्थियों को जिनका ज़्यादा गैप है, मतलब उन्हें लगता है कि हमारा अंतिम चयन शायद ही हो, नहीं, ऐसी स्थिति रहती है ना, उन्हें भी मैं ये कहता हूँ कि अपनी अगली तैयारी के साथ साथ
ये जो तैयारी है इंटरव्यू की तैयारी, इसे भी सीरियसली ले, क्योंकि सीरियसली लेने का मतलब क्या है, वो जो पढ़ रहे हो वो तो पढ़ ही रहे हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस ही तो करनी है। और ये लेक्चर ज़रूर वो विद्यार्थी सुने, क्योंकि उनके लिए भी ये विशेषकर ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। तो अब हम आते हैं कि आप अगर पॉलिटिकल साइंस में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए हो तो क्या करें। तो मैंने समय बचाने के लिए पॉइंट्स लिखे हैं ताकि हम जल्दी जल्दी चीज़ों को बता पाऊँ। देखिए दोस्तों, क्या कर सकते हैं। पहला कदम क्या हो सकता है, जो मैंने काफ़ी सोचा कि क्या हो सकता है। तो पहला कदम ये हो सकता है कि आपका, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपके पीजी या एमए के जो पेपर्स हैं, नहीं है, पेपर्स में दो तरह से मार्कशीट को देखो, कंपलसरी पेपर्स कौन से हैं और जो है ऑप्शनल पेपर कौन से हैं, ये चीज़ देखो आप। सबसे पहले पेपरों के नाम पता हो, और ये सवाल बहुत, मतलब हर विषय के विद्यार्थियों को कहता हूँ यहाँ से अपनी तैयारी शुरू करो। सारा पढ़ लोगे लेकिन अपनी पीजी में कौन कौन से पेपर्स हैं और उनमें ऑप्शनल पेपर कौन से हैं, ये तो पक्का पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से कई बार दिशा तय होती है इंटरव्यू की। और जब पेपर्स में क्या क्या चीज़ें पता हो, पेपर्स का नाम पता हो, मार्क्स कितने आए थे ये पूछ लिया जाता है कई बार, और कभी कभी ये पूछते हैं सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन से आए थे, तो मार्क्स पता हो, और साथ साथ ही उन पेपर्स की, मतलब वो जो पेपर्स है उनकी प्रमाणिक अच्छी पुस्तकें पता हो, कम से कम एक पेपर के 3 टेक्स्ट बुक, और ज़रूरत पड़े तो एक रेफरेंस बुक ज़रूर पता हो। ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि ये बुक्स कैसे पता करें, तो बहुत सिंपल तरीका है। आप 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में जाओ, और सिलेबस के नीचे जो है संदर्भ दिया होता है पुस्तकों का, उनको फिर आप अमेजोन पे थोड़ा टैली करो और देखो, पुस्तक का नाम ही नहीं देखना, पब्लिकेशन कौन सा है, ज़रूरत पड़ी तो लाइब्रेरी में थोड़ा विजिट करके आ जाओ, नहीं है तो ये आप काम कर सकते हैं। तो ये है। दूसरा है, जिसके लिए आप साक्षात्कार दे रहे हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि राजस्थान के विद्यार्थी कॉलेज एजुकेशन के लिए साक्षात्कार देख रहे हैं, एमपी के विद्यार्थी एमपी का जो कॉलेज एजुकेशन है उसके लिए साक्षात्कार दे रहे हैं, तो वहाँ आपको यूजी और पीजी की क्लासेज लेनी है। तो अब नई शिक्षा नीति के तहत यूजी और पीजी का सेमेस्टर प्रणाली बदल गई, सिलेबस बदल गया, तो आप जाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर चलते हैं, और उसमें भी ये ध्यान देखना है पास कोर्स में कौन से पेपर चलते हैं, ऑनर्स में कौन से पेपर चलते हैं, पीजी में पास और ऑनर्स नहीं होता, लेकिन पीजी में कौन कौन से पेपर्स चलते हैं, तो पेपर्स की जानकारी होना। और फिर आपसे कभी कभी ये पूछ ले देते हैं कि उन पेपर्स में कभी इनका सिलेबस भी मोटा मोटा पता हो, नहीं है, और साथ साथ ही ये पूछ लेते हैं कि इन पेपर्स में आप विद्यार्थियों को कौन सी बुक रिकमेंड करेंगे, तो बुक्स फिर पता होना चाहिए। तो बुक्स की बात देखिए, लिटरेचर का पता होना विषय में बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो पहला कदम, सबसे पहली काम ये करो आप, है ना, छोड़ो थोड़ी देर के लिए बुक्स और इन चीज़ों को छोड़ो, आपादाफी छोड़ो। सबसे पहले अपना तो देखो भाई, कहाँ जा रहा हूँ मैं, उसमें क्या पढ़ाऊँगा मैंने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा था, तो सबसे पहला काम ये कर लो। पहला कदम मुझे लगता है आपको ये करना चाहिए। दूसरा कदम क्या कर सकते हो, वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अभी हमारे एक पश्चिम बंगाल के साथी थे, जो हम बच्चों से रूबरू करवाया था, पॉलिटिकल साइंस के बच्चों से। उनका ये कंसेप्ट बहुत शानदार लगा, और उसके बाद मैंने उनसे बात की, राजेंद्र प्रसाद जी से। उनका क्या कंसेप्ट था कि क्या होता कि इंटरव्यू की किसी भी टर्म पर जो शुरुआत होती है, किसी भी टर्म पे, वो ही डिसाइड कर देती है आगे की चीज़ें, और ये शुरुआत ही से ही नहीं हो पाती है। और शुरुआत हो जाए तो आगे तो फिर तो एक रिदम बन जाता है। तो बहुत एक अच्छा तरीका बताया, सभी सब्जेक्ट्स में करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल साइंस वालों को विशेषकर, मैं चूँकि इस विषय से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं उनको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कम से कम आप अपने विषय के 50 से लेकर 100 टर्म्स सेलेक्ट करो। जैसे पावर क्या है, सोवरेंटी क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, नहीं है, आप जैसे न्याय क्या है, समता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, नागरिकता क्या है, लोकतंत्र क्या है, ऐसे जो है संविधानवाद क्या है, संघात्मक व्यवस्था क्या है, एकात्मक व्यवस्था क्या है, संसदीय व्यवस्था क्या है। तो ऐसे कम से कम आप अपने विषय की 50 से 100 शब्दावलियाँ आप टर्म पहले सेलेक्ट करो, और टर्म सेलेक्ट करके फिर उस टर्म पे आप 2 से 5 मिनट, मतलब कम से कम 2 मिनट आप बोलने का प्रैक्टिस करो। ध्यान से सुनना, अगर आपने ये कर लिया ना दोस्तों, बहुत कंफर्ट स्थिति में आ जाओगे आप,
क्योंकि ये जो पहले ही शुरुआत होती है साक्षात्कार में, यही मुश्किल होती है। तो आप क्या करें, वो टर्म लिखें, बोलने की शुरुआत करें, बोलें उसे, एक बार नहीं। इसके लिए काम करें कि आप जब पढ़ रहे होते हो, नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आपने लोकतंत्र क्या है, अब लोकतंत्र के लिए बहुत सारी गार्नर की परिभाषा ये सारी देखी, लेकिन फाइनली आप उसके कीवर्ड सेलेक्ट करो। नहीं है, न्याय क्या है, तो न्याय का कीवर्ड 2-3 कीवर्ड सेलेक्ट करो, कुछ और चीज़ें सेलेक्ट करो, और फिर उन कीवर्ड को लेते हुए बोलने की प्रैक्टिस करो। मेरा ये सूत्र आप मित्रों ध्यान रखो, जितना आप अभ्यास करोगे बोलने का, उतना ही आपका इंटरव्यू में निखार आएगा। ठीक है ना। तो अभ्यास ही परफेक्ट बनाता है, और मेरा जो साक्षात्कार कार्यक्रम में चलाता हूँ उसमें अभ्यास ही करवाता हूँ आपके साथ बैठ के, लेकिन उसमें थोड़ी टेक्निक ये कि मैं 1 to 1 बैठता हूँ आपके साथ प्रैक्टिस, क्योंकि हर विद्यार्थी का अपना एक पर्सनैलिटी रहती है, अपना एक इंटरव्यू का क्षेत्र है, इसलिए उनके साथ ज़्यादातर जो सेशन चलते हैं वो 1 to 1 मतलब पर्सनल सेशन ज़्यादा चलते हैं। और उसका भी जो सिस्टम, उसमें भी जो है ना वो अभ्यास से ही चीज़ें आप बोलना शुरू करेंगे। अब आपने बहुत सारी पुस्तकें तो पढ़ ली दोस्तों, लेकिन आप उसे अभिव्यक्ति नहीं कर पाओ। अब सवाल है कि मैं अभिव्यक्त कैसे करूं? मैंने पढ़ तो लिया, मैंने सब कुछ आता था, मेरे से जब मॉक लेता हूं तो यही, मैं मॉक लेते ही पहला सवाल ये पूछता हूँ, क्या फील किया? तो वो कहते हैं आता तो सब था लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तो बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि अभ्यास नहीं है। तो अब कहाँ से शुरू हो जाए पता नहीं है, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंटरव्यू है, कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि आप क्या पढ़ के आए हो, लेकिन फिर भी आपको पॉलिटिकल साइंस, आप एक स्क्रीनिंग, एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्वालिफाई करके आए हो वहाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि आप किसी टर्म के बारे में बोल ही ना पाओ। तो ये अभ्यास आपको करना चाहिए, पहला काम। दूसरा काम ये होगा। तीसरा काम आते हैं, अब आता है मेन सवाल, सर सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें? हमें यही होता है ना कि सब्जेक्ट कैसे तैयार करें। चलो मैं थोड़ा जो मैंने इस पे समझ बनाई, मैं थोड़ा सोच रहा था कि विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। क्या होता है, खुद के लिए करना, जब आपके लिए सोचता हूँ तो और ज़्यादा जिम्मेदारी का भाव आता है उस समय। बहुत सारे अनुभव है, उनको समेटते हुए मैंने देखा कि इस पे 2 रणनीति आप लोगों को बनानी चाहिए। एक व्यापक, नहीं पूरे विषय की रणनीति की, कहीं से भी बाय द वे कुछ भी पूछ ले, कहीं से कुछ कनेक्शन बैठ जाए तो मैं जीरो ना हूँ। एक ब्रॉड स्ट्रेटजी क्या हो, और एक होती है आपकी माइक्रो लेवल की, मतलब टारगेट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। ये सबसे शानदार है, बशर्ते कि इसकी प्रासंगिकता तब है जब आप में इंटरव्यू स्किल डेवलप हो। इंटरव्यू स्किल का मतलब होता है जो जहाँ से आप चाहते हो वहीं से सवाल पूछा जाए। इंटरव्यू बोर्ड इस तरह आप जो चाहो, जो आप उनके मुंह में डालो वही पूछे। लेकिन ये स्किल है, ये प्रैक्टिस से डेवलप होती है। ठीक है ना। इसकी मैं टेक्निक तैयार करवाता हूँ प्रोग्राम्स में, लेकिन क्या करें कि इसमें वो आपसे पूछते हैं कि बताओ क्या पढ़ गया है, कौन सा एरिया है आपका। इसमें अगर आपकी पीएचडी है, मान लीजिए कि आपकी पीएचडी है, तो ये स्पेसिफिक एरिया पीएचडी का टॉपिक और इर्द गिर्द ही होना चाहिए। अगर पीएचडी नहीं है तो केवल 2-3 टॉपिक्स आप देखो, नहीं है, आप जैसे आपने क्या तैयार किया, तो 2-3 टॉपिक आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जो इंटरव्यूअर है उनको परोस दो, और ज़रूर बोलना चाहिए। और फिर इनकी जो तैयारी है दोस्तों, वो वर्टिकल प्रिपरेशन होनी चाहिए। वर्टिकल का मतलब होता है एक टॉपिक के साथ 3 दिन कम से कम जियो, नहीं है। जैसे आपने समानता, स्वतंत्रता, न्याय, आपको लगता है कि यहाँ से कोई आया, मैं तो न्याय पे ही बात करूँ, तो उस टॉपिक के साथ 3 दिन जियो, उसको पढ़ो अलग अलग पुस्तकों से, फिर सोचो क्वेश्चन आंसर, ज़रूरत पड़े तो अपने दोस्तों का ग्रुप बना के उन्हें पूरा डिटेल से बोलो। उस पर लगे कि इस टॉपिक पे कुछ भी पूछे तो मैं बता सकता हूँ, नहीं है। तो ये कुछ एरियाज होना चाहिए। मेरे साक्षात्कार का अनुभव बताता हूँ दोस्तों, कितने इंटरव्यू दिए मैंने। मेरे लास्ट के इंटरव्यू तो ऐसे होते थे, एक्शन रिप्ले, मतलब मैं जो चाहूँ कि अगली बार यहाँ से सवाल हो वही, और जो मेरे एक स्ट्रॉन्ग पार्ट थे उन्हीं पे, और वो अपना एरिया था जहाँ मैं इंटरव्यू बोर्ड को कुछ नई चीज़ें सिखाने में सक्षम हो रहा था। और यही आपको करना है। आपका पीएचडी का टॉपिक है तो भी आप नई चीज़ सिखाएंगे, आपका अपना टॉपिक पूछा तो भी नई चीज़, क्योंकि वो सामान्य तैयारी नहीं होनी चाहिए। और ज़रूरत पड़े तो उन टॉपिक्स पे एक्सपर्ट की मदद भी ले लो कि मैंने इतनी तो कर ली और मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है ना। एक तो ये है। अब मैं आता हूँ एक व्यापक तैयारी जो आप
पूरे विषय के बारे में एक रणनीति बनाओ तो क्या बना सकते हो। जैसे आप सब पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को ये जानकारी है कि राजनीति विज्ञान के मोटे तौर पर 5 और अगर पब्लिक एड को मान लेते हैं तो 6 पार्ट मानते हैं। क्या है? संकल्पनाएं या थ्योरी का पार्ट है, विचारक थिंकर्स है, तुलनात्मक राजनीति है, अलग अलग देशों की तुलनाएं हैं, कुछ संकल्पनाएं हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और लोक प्रशासन हम लेते हैं। लोक प्रशासन को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में तो ये नहीं है, लेकिन नेट में भी होती है और ये पेपर जनरली पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के ये मिलता है। और कभी कभी जो एक्सपर्ट होता है उसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा झुकाव रहता है। बहुत सारे तो मैंने ये देखा है कि पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर, और ये भी आपको शायद जानकारी है या नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को यूजीसी ने ये मान्यता दे रखी है कि अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पीजी है तो पॉलिटिकल साइंस में इंटरव्यू दे सकता है एग्ज़ाम दे करके, और पॉलिटिकल साइंस से अगर कोई पीजी है और नेट है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। मतलब ये दोनों विषय को एक दूसरे के बराबर धरातल पर रखा है यूजीसी ने। तो जब यूजीसी ने रखा तो निश्चित तौर पर ये भी आप बेसिक तैयार करो, भले ही आपके सिलेबस में ना हो। तो ये 6 पार्ट पे तैयारी करें। कैसे करें, मैं थोड़ी थोड़ी इनकी स्ट्रेटजी प्लान किया हूँ आप लोगों के लिए कि क्या हो सकता है। देखिए, अगर थ्योरीज या कंसेप्ट्स जो संकल्पनाएं हैं राजनीति विज्ञान की नहीं है तो उन पे आप एक तो राजनीति विज्ञान का अर्थ और विकास और प्रकृति ये तो पक्के तौर पर बढ़िया से तैयार करो इसको तो। लेकिन उसके बाद में जो थ्योरीज है उसमें पूरी थ्योरीज में ऐसे मत जाओ, उनके 4 पॉइंट देखो सिर्फ, उसका अर्थ क्या है, मतलब इसेंस, अर्थ में इसेंस आना चाहिए उस थ्योरी से। जैसे न्याय है तो जॉन रॉल्स, महत्वपूर्ण विचारक कौन है वो एक, और उस विचारक का विचार क्या है, समझ रहे हैं। और फिर उसका अन्य सिद्धांतों से, मतलब अन्य संकल्पनाओं से उसकी तुलना, जैसे न्याय की समानता से और न्याय की स्वतंत्रता से तुलना कैसे हो, स्वतंत्रता और समानता की तुलना कैसे कर सकते। तो जो समरूप सिद्धांत है उनसे तुलना और उनके साथ संबंध हो, जैसे समानता और स्वतंत्रता का संबंध कैसे बैठा सकते हो। और चौथा पॉइंट आप लेंगे कि वर्तमान में प्रासंगिकता या उस संकल्पना से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा, जैसे न्याय से सामाजिक न्याय, फिर भारत में आरक्षण नहीं है तो, या स्वतंत्रता से आर्टिकल 19 नहीं है, आर्टिकल 21, ऐसे जोड़ते हुए। तो 4 पॉइंटों पे ही आप बोलने का अभ्यास करो। मीनिंग क्या है, महत्वपूर्ण विचारक का विचार क्या है नहीं है, और अन्य सिद्धांतों से तुलना और प्रासंगिकता। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ थोड़ी सी एडिशनल बता रहा हूँ दोस्तों, वो ये है कि ये 2-3 चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। एक, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म, नारीवाद और बहुसंस्कृतिवाद। मुझे लगता है ये 4 टॉपिकों पे आप थोड़ी थोड़ी समझ बनाओ, क्योंकि ये इन टॉपिकों पे बात करने का मतलब है कि आप पॉलिटिकल साइंस के सीरियस एस्पिरेंट्स हो। तो जो आधुनिक संकल्पनाएं होती है उस पर अगर कोई बात करता है तो निश्चित तौर पर ही वो स्टूडेंट को ज़्यादा गंभीरता से लिया जाता है। ठीक है, एक चीज़। अब मैं आता हूँ कि थिंकर्स की प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें। तो थिंकर्स में इंडियन और वेस्टर्न है ही, और कंटेम्प्रेरी 3 भागों में बांटो। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाओ, इसमें 2 चीज़ है। पहले एक तो सब किसी भी थिंकर पे अगर थोड़ी थोड़ी मुझे बोलना है तो क्या करूँ मैं, उसकी बुक्स है ना, उस विचारक की, उसका केवल मूल विचार, सारे विचार नहीं, केवल मूल विचार को देखो, और उस विचार की प्रासंगिकता क्या, बहुत छोटा छोटा देख करके माइंड सेट कर लो, कीवर्ड बना लो। ठीक है, इतना ही देखो। लेकिन इसमें मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो थिंकर्स में आते ही ये पूछते हैं कि आपका पसंदीदा थिंकर्स कौन सा है। ये सवाल जनरली होता है कि किसी एक थिंकर पे आपको पूछ करके इंटरव्यू चलाया जाए, और उस कंडीशन में ज़रूर एक विचारक बता देना चाहिए। अगर भारतीय विचारकों में लें तो मुझे लगता है गांधी सबसे कम कंट्रोवर्शियल है, और विचार बड़ा शानदार है अगर पकड़ बना पाओ तो। ठीक है ना, अंबेडकर को ले सकते हैं नहीं है, और नेहरू को लिया जा सकता है। बाकी तो एम एन रॉय ले सकते हो, लेने के लिए आप जयप्रकाश नारायण ले सकते हो, वीर दामोदर सावरकर ले सकते हो, और भी जो विचारक हैं गोखले ले सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है गांधी
कम से कम मेरे लिए तो बेस्ट है। आप भी इसे चुन सकते हो। और गांधी के बारे में तो मैं वैसे भी कहता हूँ कि थोड़ी समझ होनी चाहिए इसके विचार पे। और दूसरा होता है कि पाश्चात्य विचारकों में बहुत सारे हैं, लेकिन कौन से लिया जा सकते हैं, जैसे वर्तमान की राजनीति में हो तो मैकियावली बड़े अच्छे से डिफेंड कर सकते हो, जिसके साथ डिफेंड कर सकते हो। मतलब उनमें क्या देखना है विचारकों में, उसका मूल विचार क्या है, क्यों पसंद है ये विचार, उसकी प्रासंगिकता क्या है। जब भी ध्यान रखो, जब भी आपका पसंदीदा विचारक की बात हो तो दोस्तों उस समय आपका एक्सप्रेशन ऐसा होता है ना जैसे तो एक जन्नत मिल गई हो। लगता है कि ये मेरा पसंदीदा है, तो उस पर बात करते हुए आपके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे नहीं हो कि मुरझाए हुए हो। मेरा पसंदीदा है तो फिर मैं ग्रीन को पसंद करता हूँ, तो फिर ग्रीन पे बात करते हुए ऐसा लगे कि हाँ सच में इसका पसंदीदा है। तो पसंदीदा पूछने का मतलब ये नहीं कि आप बता रहे हैं, उसके प्रति एक एक्साइटमेंट भी होता है। उसकी बातों को आप रखते हो तो उसमें एक ज़बरदस्त आप में एनर्जी होनी चाहिए। अब शायद मेरा भाव समझ गए होंगे आप, है ना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। इसमें जो मैं कुछ समझ पाया, क्योंकि ये भी होता है कि क्या ले, मैकियावली ले सकते हो, मिल ले सकते, बेंथम की बजाय मिल, क्योंकि स्वतंत्रता पे तो बात करता है लेकिन उनका जो सुखवाद है व्यापक दृष्टिकोण रखता है। मिल ले सकते हैं, हिगेल ले सकते हैं, क्योंकि वो मार्क्स और हिगेल दोनों ले सकते हैं। मैंने मार्क्स नहीं लिखा, लेकिन मार्क्स भी आज इसका भी एक अपना पक्ष है, हालांकि कंट्रोवर्शियल है, लेकिन क्यों पसंद है उसको देना फिर प्रासंगिकता उसकी साबित करनी पड़ेगी। हिगेल चूँकि वो पूरी राज्य को ही एक आध्यात्मिक उसमें कन्वर्ट करता है, सुपरमेसी ऑफ पावर को मानता है, तो हिगेल को भी ले सकते हैं, ग्रीन भी ले सकते हैं, ग्राम्सी भी ले सकते हैं, नोजिक भी ले सकते हैं, लेकिन कोई एक पकड़ो, ठीक है ना। लेकिन जिसको भी पकड़ो उसको डीपली फटके उसके पक्ष में थोड़ा होता है ना कि मेरा ये क्यों है, और वो आपकी पसंद का होना चाहिए। चलिए विचारकों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि कंपेरेटिव पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिक्स है, उस पर क्या हो सकता है। चूँकि उसमें दोस्तों अलग अलग देशों की व्यवस्थाओं को देखोगे, कुछ संकल्पनाएं हैं, तो उसमें कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज, कुछ थ्योरी का पार्ट देख लेना चाहिए मेरी दृष्टि से। सी.बी. गेना पढ़ोगे तो बड़ी पुस्तक है, इतना बड़ा पढ़ेंगे या नोट्स पढ़ेंगे, कुछ चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए जो मैंने इसमें थोड़ा नोट किया कि क्या हो सकता है इसमें। एक हो सकता है इसके मुद्दे या व्यवस्थाएं। इसमें अमेरिका में चूँकि अभी अभी चुनाव हुआ है, तो अमेरिका की जो प्रेसिडेंशियल चुनाव की जो व्यवस्था है उसको थोड़ा गहराई से देखो उसको। इसी तरह से कुछ संकल्पनाएं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद, ये वैसे भी बहुत अच्छी बात है कि आप इस पे बात कर पा रहे हो। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं मित्रों जिस पे अगर आप बात करते हो तो एक सीरियस एस्पिरेंट्स के तौर पर उभरते हो, और ये ज़रूरी है कि ये पॉइंट अगर आप पे इन पर अगर आपकी समझ है तो ये क्या है नहीं है, और फिर 2-3 सवाल बैक टू बैक, तो इन पे थोड़ी गहरी समझ बनाना, और वो बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ध्यान देना है। और थोड़ा आप कुछ तुलना कर सकते हो, जैसे संघ फेडरलिज्म वर्सेज यूनिटरी सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेज प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और हम क्यों अपनाए, कहाँ कहाँ पे है, थोड़ा ये देख सकते हो। उनकी करैक्टरिस्टिक्स को ज़रूर देख लेना चाहिए। ओके, अब आते हम भारतीय राज व्यवस्था। मुझे लगता है कि ये साक्षात्कार में महत्वपूर्ण होता है। जब स्टूडेंट कहीं अटक रहा है थ्योरी को मैं ज़रूरी मानता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद में जो शिफ्ट होता है वो इंडियन पॉलिटी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जब मौक लेता हूँ तो कहते भी हैं कि सब इंडियन पॉलिटी पे सवाल पूछ लो। चलिए भाई पूछते हैं, लेकिन इंडियन पॉलिटी में जो प्रॉब्लम है वो क्या है। एक तो आर्टिकल, बहुत माइक्रो लेवल पे आर्टिकल्स रहते हैं, तो आर्टिकल्स की समझ। दूसरी प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका जो ओपिनियन है, क्योंकि वो आपको उलझाते हैं, उसमें कंट्रोवर्सी में डालते हैं, और उस कंट्रोवर्सी से निकलने का रास्ता क्या हो, ये सबसे कठिन चीज़ होती है। इसलिए मैं इसमें बिल्कुल एक मेरा मंत्र देता हूँ। वो मंत्र है कि प्रियम्बल और प्रियम्बल के जो शब्द है उनके मीनिंग बहुत गहरे से नहीं है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रभुसत्ता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जो हम कहते हैं, लोकतंत्रात्मक नहीं है, गणराज्य, ये जो प्रस्तावना है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का भी चूंकि पार्ट है। और प्रस्तावना से अगर आप कोई बेस लेते हो अपना ओपिनियन का,
तो फिर आप नहीं, क्योंकि उस पर आप डिटरमाइन हो सकते हो, उसमें अडिग हो सकते हो। या फिर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 51A तक, मतलब फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज। मैंने ये 4 चीज़ बताई, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज। डीपली पॉलिटिकल साइंस के हर स्टूडेंट को डीपली पढ़ना चाहिए। और इन पे अगर बात आप सही ढंग से निकाल लेंगे कहीं से भी, इसका मतलब ये नहीं कि यहीं से पूछा जाए, कहीं और भी संदर्भ आए और इनका रेफरेंस लेते हुए आप एक सही ओपिनियन अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो, लॉजिकली अपने ओपिनियन को रख पाओगे, ठीक है ना। तो ये कर सकते हैं। पंचायती राज जनरली पूछते हैं, राज्यपाल पूछते हैं। ये वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन जो सवाल आता है वो यहाँ से आता है। जैसे राजस्थान में पंचायत राज की टेन्यूर, आर्टिकल 243E और U, इसको देखें हम, टेन्यूर को लेके क्या व्यवस्था है, एलिजिबिलिटी, डिसएलिजिबिलिटी, आरक्षण की व्यवस्था क्या है, ग्राम सभा क्या है। तो थोड़ा इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़, फिर इसमें सवाल मुख्यतः ये आता है कि महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखते हो, पंचायती राज व्यवस्था क्यों सफल नहीं हुई। इसमें कोशिश करें कि आप थोड़ा सा मनरेगा का भी विश्लेषण कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर देखनी चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू, और जो मोटे मोटे वाद है, जैसे गोलकनाथ बनाम पंजाब केस, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, है ना, ऐसे जो महत्वपूर्ण वाद है उन वादों को देखें। मतदान व्यवहार एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहती है, और उसमें भी जो फ्री बीज स्कीम्स, और उसमें भी जो आजकल महिलाओं का जो स्कीम्स है वो वोटिंग बिहेवियर को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। CSDS जो एक संस्थान है, उसका जो ओपिनियन है, उनके जो मत है, उनकी जो स्टडी है, उस पर ज़रूर जाइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़रूर याद कर लीजिए। EVM का मुद्दा थोड़ा देख लीजिए, आर्टिकल 370 ज़रूर इस इश्यू पे देख लीजिए। थोड़ी अभी तो समय नहीं है तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन ज़रूर इसे देखिएगा। फेडरलिज्म सिस्टम में जो गतिशीलता, मतलब केंद्र राज्य संबंधों में जो बदलता स्वरूप है, उसे देख लीजिए। केंद्र राज्य संबंधों पर जो समितियां हैं सेंट्रल जो है, उसे देख लीजिए चाहिए। और उसमें भी MM पुंछी कमेटी को ज़रूर देखिएगा आप। ओके, लोक प्रशासन में क्या देख सकते हैं, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को लोक प्रशासन के मीनिंग के बाद में NPA, NPM, गुड गवर्नेंस, 3 चीज़ अगर वो पढ़ ले सही, तो मुझे लगता है उसका काम हो जाता है। मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो तीनों हुई है, उनको वो कंपेरेटिवली देख ले तो काम हो जाता है। RTI सिटीजन चार्टर, इसकी प्रमुख बुक्स टेलर, मेयो और मैस्लो, और लास्ट में हम कहें तो हसबर्ग तो मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन मैकग्रेगर नहीं है। अगर आप इनको थोड़ा थोड़ा भी देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर इस सेक्शन से कोई ऐसा सवाल पॉसिबल हो सकता है। मुझे लगता है कि एक आपकी कंफर्ट जोन में आप रहोगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ ऐसी भी होती है दोस्तों, कुछ चीज़ ऐसी भी होती है दोस्तों जो पाठ्यक्रम से इतर आपको पढ़ना चाहिए। जैसे क्या है, कुछ ऐसी बुक्स जो जैसे इंडिया आफ्टर गांधी, कोई या हम हिंद स्वराज, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कुछ ऐसी बुक्स ज़रूर देखो। कुछ पत्रिकाएं, किस तरह की पत्रिका हो सकती है, पॉलिटिकल इकोनॉमी वीकली, आउटलुक, ऐसे कुछ पत्रिकाओं के नाम लिखो। कुछ जर्नल्स, कुछ संस्थाएं जैसे CSDS या दूसरी लोक नीति संस्थाएं, तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो थोड़ा समय कम है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, और मैं लास्ट में आता हूं कि हम क्या मदद करते हैं मित्रों हमारे प्रोग्राम्स में। तो हम जो मदद करते हैं वो ये है कि हम 5 एक्टिविटीज चलाते हैं। 1-to-1 सेशन, आपसे पर्सनली बैठते हैं। बोर्ड टीचिंग सेशन, ओरिएंटेशन में हम चर्चाएं करते हैं। मैं और वीडियो में बता, एक्सपर्ट से मीट, मॉक इंटरव्यू, ये सारी गतिविधियां मैंने अपनी एक्सपीरियंस से निकाली है। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। बाहर के स्टूडेंट, और ऑनलाइन भी ऑफलाइन से ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। एक और चीज़ मैं जानकारी दे रहा हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी का APTC सेंटर में भी मॉक इंटरव्यू हम करवाते हैं, तो आप देख सकते हैं। मेरी अपना प्रोग्राम थोड़ा इंडिविजुअल, मतलब आप पे व्यक्तिगत संवाद पे ज़्यादा केंद्रित है। जितनी भी चर्चाएं होती है वो व्यक्तिगत ज़्यादा होती है। कैसे जुड़ सकते हैं? CB कैंपस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, कोर्स है AP आप इंटरव्यू, असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू का, और फिर जो है आप क्या कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में कॉन्टैक्ट नंबर है 7412902955, इस पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। डिटेल्स नहीं है, मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल स्वागत है।
9887898181